नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी संस्कृतम के सर की क्लास में। आज का विषय है उच्चारण स्थानानि। वर्णों के उच्चारण में उच्चारण स्थानों का क्या महत्व है, उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। देखिए, जिस स्थान विशेष से वर्ण प्रकट होता है अर्थात अक्षर प्रकट होता है, वही उत्पत्ति स्थल अर्थात स्थान उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। अब इस उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, देखिए। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। पहला उरस अर्थात हृदय, दूसरा शिरस अर्थात मूर्धा, तीसरा कंठ, चौथा जीभ का मूल भाग जिह्वा मूल, पांचवा दंत दांत, छठा नासिका अर्थात नाक, सातवां ओष्ठ और आठवां तालु। सामान्यतः लघु सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथों के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी है, देखिए। पहली है कंठ उच्चारण स्थान, दूसरा है तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत अर्थात दांत, पांचवा ओष्ठ अर्थात होठ, छठा नासिका अर्थात नाक और सातवां जीभ का मूल भाग जिह्वा मूल। इन उच्चारण स्थानों के विषय में आज हम सूत्रों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहला सूत्र हम पढ़ रहे हैं। सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। देखिए, आराम से पढ़ेंगे। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अ का अर्थ होता है ए तथा आवर्ण। कु का अर्थ होता है कै वर्ग। अब कै वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ ण। है का अर्थ होता है हकार, जो ऊष्म व्यंजन वर्ण है वह है। और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान होता है कंठ। और कंठ उच्चारण स्थान है, इसलिए ये सारे वर्ण कहलाते हैं कंठ वर्णा। अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कंठ वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है। दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालु। आराम से पढ़ेंगे। इचु यशानाम तालु। ई अर्थात ह्रस्व और दीर्घ ई। चू का तात्पर्य है च वर्ग, जिसमें 5 व्यंजन वर्ण आते हैं, च छ ज झ ञ। ये का अर्थ होता है यकार, ये और श। इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। ठीक है। अब ये उच्चारण स्थान तालु होने के कारण इनको कहा जाता है तालव्य वर्ण, जो कि लिखा हुआ है। अगला सूत्र है ऋतु रसाणा मूर्धा। रि ह्रस्व और दीर्घ रि। टू का तात्पर्य है ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। र रकार, श। इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला सूत्र है लृतु लसानाम दंतः। लृतु लसानाम दंतः। आराम से पढ़ेंगे और साथ के साथ आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये परीक्षाओं की दृष्टि से। परीक्षा में पूछा जाता है इनसे संबंधित प्रश्नों को। लृतु लसानाम दंतः। लृ, अब देखो इसमें जो केवल लृ है, इसका दीर्घ नहीं होता, केवल ह्रस्व होता है, इसलिए केवल लृ ह्रस्व है। ठीक है।
तू का तात्पर्य है त वर्ग। अब त वर्ग में वही 5 वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध, न। ल लकार, ल वर्ण एवं स, तो इनका उच्चारण स्थान होता है दंत, और ये कहलाते हैं सारे वर्ण दंत्य वर्ण। क्या कहलाते हैं? दंत्य वर्ण। अगला सूत्र देखिए, उपपद्मानीयानाम ओष्ठो। उपपद्मानीयानाम ओष्ठो। अब देखो इसको हम, ये दीर्घ है पू, इसको हमने ह्रस्व किया। उ से तात्पर्य है ह्रस्व और दीर्घ उ वर्ण। पू से तात्पर्य है पै वर्ग, और पै वर्ग में वही 5 वर्ण आते हैं, प, फ, ब, भ, म। और आगे इसमें से हमने ह्रस्व किया अलग, तो क्या बन गया ये? उपपद्मानीयानाम। उपपद्मानीयानाम अर्थात जो उपपद्मानीय है प और फ, उनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, अर्थात हमारे होठ। ठीक है। अगला है यम गणनानाम नासिका च। य म गण न, ये 5 जो वर्ण हैं ये पंचम वर्ण है, अपने वर्ग के क्या है ये? पंचम वर्ण। तो इनका उच्चारण स्थान होगा नासिका अर्थात नाक, लेकिन दीर्घ का चयनी और, अर्थात इनका नासिका तो है ही, लेकिन ये अपना जो वर्ग है उस वर्ग का भी इनका उच्चारण स्थान होगा। जैसे मान लो ये इनका तालु और नासिका दोनों होंगे, मैं का ओष्ठ और नासिका दोनों उच्चारण स्थान होंगे, न का कंठ और नासिका होगा, न का मूर्धा और नासिका होगा, और न का दंत और नासिका होगा। इस प्रकार से ये जो 5 जो यहाँ पर वर्ण है इनके 2-2 उच्चारण स्थान होंगे। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो नासिक के वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, कितने हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ग के पंचम अक्षर है और इनके उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं। ठीक है, आगे देखें। आगे है अगला सूत्र है ए दयितो कंठ तालु। ए दयितो कंठ तालु, एत ऐत, हमने इसको अलग अलग किया, क्या होगा? एत और ऐत। अब इसमें ए और आई जो तो तय है, तय का तो क्या होगी? इत्संज्ञक हो गया, इत्संज्ञक से लोप हो गया, और क्या बचा? ए और आई। इनका क्या है उच्चारण स्थान? कंठ तालु। कंठ तालु कैसे है? क्योंकि ए जो वर्ण है वह अ और ई इन दोनों से मिलकर के बना है। अब ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ, और ई का जैसा नाम तालु। ठीक है, तो इसलिए ए का और आई का दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा, इसलिए इनको कंठ तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम। वो अलग अलग करेंगे। ओ आउत, इत्संग से लोप हो गया इसका। ओ और औ, ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठम। कंठोष्ठम कैसे हैं देखिए। जो ओ वर्ण है वो मिला बना होता है, इसमें मिले होते हैं अ और उ। ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए ओ और ओ और औ जो दोनों स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठम। उसी प्रकार से अगला है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार अर्थात जो व वर्ण है उसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। ठीक है, व जो नीचे के दांत और ऊपर के जो होठ होते हैं उनसे इनकी ध्वनि निकलती है, स्पर्श होता है, इसलिए इनको बोलते हैं वकारस्य दंतोष्ठम। अगला है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल अर्थात जो जीव का मूल भाग है उसमें क ख 2 वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान
जिह्वा मूल होता है, जीव का मूल भाग। उसी प्रकार से अगला है नासिकानुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य अर्थात नासिक के वर्ण, देखिए नासिक के वर्ण इसमें वही है 5 य म ग ण न एवं अनुस्वार। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? इनका उच्चारण स्थान होगा नासिका। अब इनके तो दो होते हैं, ठीक है, और नासिका अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? केवल नासिका होगा। तो इस प्रकार से तो स्पष्ट हुआ क्या कि 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान दो होते हैं। 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान दो होते हैं। अब कौन कौन से देखो उच्चारण स्थान 2, जैसे कि य म ग ण न, ठीक है, इनका तालु और नासिका, मैं का ओष्ठ और नासिका, न का कंठ और नासिका होता है, न का मूर्धा और नासिका होता है, और न का दंत और नासिका होता है। और 5 वर्ण और हैं जिनके भी दो क्या उच्चारण स्थान होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि ए का कंठ और तालु, और ऐ का कंठ और तालु, इसका भी कंठ और तालु होता है। ओ कंठ ओष्ठ, औ कंठ ओष्ठ, व का दंत ओष्ठ। तो जो 10 ये वर्ण हैं इनके उच्चारण स्थान दो होते हैं। तो बाकी कितने बचे जिनका उच्चारण स्थान केवल एक होता है? देखिए शेष 32 वर्णों का उच्चारण स्थान केवल एक ही होता है, ठीक है। चलो आगे और देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष निकला। देखिए देखो, सामान्यतः विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, ठीक है। जिह्वा मूल, ये जो क ख है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल। जो उपदमानीय प फ वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? उपदमानीय होता है। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये दे रखा है क्या कि विसर्ग और अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं उसी स्वर के अनुसार इनका उच्चारण स्थान होगा। कैसे? देखिए जैसे कि राम है, क्या है? राम है। अब इसमें क्या है? अह, मैं में अ है, अंत में क्या है? विसर्ग। तो किसकी ध्वनि आ रही है? अह। तो यहाँ पर अ है तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसलिए इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा? विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ऐसे ही कंठ होता है, ठीक है। आगे देखो, इसमें विसर्ग है। अब इसका हम माने कि साहब इसका भी उच्चारण स्थान कंठ होगा, लेकिन कंठ नहीं होगा, क्योंकि दे रखा है कि जिस विसर्ग और अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं उसी स्वर के अनुसार उनका उच्चारण स्थान होगा। अब देखो यहाँ पर ई है, ई ही, हरि ही, ई ही की ध्वनि आ रही है। तो ये जो विसर्ग है वो ई पर आश्रित है, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु यशानाम तालु। इसलिए इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। आए बात नहीं? बात समझ आई? आगे देखिए, अगला शब्द है जैसे रामयोह। अब इसमें देखो ओहो की ध्वनि आ रही है। किसकी? ओहो। तो विसर्ग है, आगे क्या है? ओ। तो क्या होगा इसका? कंठ ओष्ठ, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था अर्ध विसर्ग, तो देखो अर्ध विसर्ग में क्या होता है? राम क्रीडति, अर्ध विसर्ग आ गया। अब ये अर्ध विसर्ग किस पर आश्रित है? मैं पर। मैं में क्या है? अ। तो इसका क्या होगा? अर्ध विसर्ग का क्या होगा? उच्चारण स्थान कंठ होगा। हरि ई है, इसमें ई का क्या है? तालु। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। वृक्ष ए है, ए में उच्चारण स्थान क्या होता है? का कंठ। तो इसी अर्ध विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। उसी प्रकार से कवि पठति, कवि वी में क्या है? ई पर आश्रित है ये अर्ध विसर्ग, इसलिए इस ई का क्या होता है? उच्चारण स्थान इचु यशानाम तालु। तो इसका क्या होगा? ई का तालु। तो इसलिए इस अर्ध विसर्ग का उच्चारण स्थान में क्या होगा? तालु, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है उच्चारण स्थान। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी से कि आपको उच्चारण स्थान बहुत ही
अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। आगे की कक्षा में हम फिर से कुछ नया विषय लेकर के आएंगे और पढ़ने का समझने का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।